हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँगा, है ना, तो परेशान होने की बात नहीं है, फिर भी उतनी अच्छे से समझाऊँगा, आपको समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं उस पाठ को जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण। देखिए लिखा हुआ है और ये पाठ कक्षा 9 के लिए है। आप सभी बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास है। तो आज हम लोगों को जो बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है आज के लेक्चर में आर्किमिडीज का सिद्धांत। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके पेपर में ये ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ मैं 100% कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ज़रूर पूछेगा कि बताइए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और ये आपका पीछा जो है आप देखेंगे कक्षा 11 या 12 के फिजिक्स में भी ऐसा पढ़ने को मिल जाएगा इसके बारे में। तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, समझ ले लेते हैं कि आर्किमिडीज ने क्या बताया था। तो इस चीज़ को मैं बताना शुरू करता हूँ और बताने से पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके घंटी को, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ आर्किमिडीज का सिद्धांत, अर्थात आर्किमिडीज ने क्या बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आर्किमिडीज के बारे में। आपने ये देखा होगा ना कि एक बहुत बड़ा जहाज़ पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन अगर उसी पानी में किसी ईंटे को डाल दिया जाए या पत्थर को डाल दिया जाए तो पत्थर या ईंटा डूब जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ईंटा पत्थर डूब जाता है जबकि एक बड़ी सी जहाज़ या एक बड़ा सा नाव पानी के ऊपर तैरता है ना। तो इसी के बारे में कुछ बताया था आर्किमिडीज ने। तो इस लेक्चर में हम लोगों को बच्चों यही जानने को मिलेगा कि आखिर कोई बड़ा सा जहाज़ या कोई बड़ी सी नाव पानी में क्यों तैरती है जबकि कोई पत्थर या ईंटा का टुकड़ा डूब जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसकी अच्छे से व्याख्या करते हैं। देखिए आर्किमिडीज ने बताया था जब किसी वस्तु को किसी तरल में मैं लिख देता हूँ। देखिए, जब किसी वस्तु को किसी तरल में, ठीक है, तरल का मतलब यहाँ पर जल से अर्थ है। ठीक है, तरल में पूर्णतः या अंशतः, ठीक है, पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है। डुबोया जाता है। पहले आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, डुबोया जाता है तब वस्तु के भार में कमी आती है। तब वस्तु के भार में कमी आती है। इसको अभी हम लोग समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। तरल के भार के बराबर होती है। के भार के बराबर होती है। चलिए, तो ये क्या है बच्चों, ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत को आप याद कर लेंगे और याद क्या करना मैं अभी आपको समझा दूंगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा इसी क्लास में, है ना। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। देखिए, पहले तो हमको पढ़ना था आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। ये पढ़ना था आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में, तरल का मतलब है जल से, ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतया या अंशतः, ये चीज़ आपको याद रखना है, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, या अंशतः माने थोड़ा सा भाग, क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। आपने देखा होगा ना कि थोड़ी ही नाव पानी में डूबा होता है, पूरा का पूरा नाव डूबा नहीं होता है। तो वही अगर पूरा डूब जाए तो हम क्या बोलेंगे, पूर्णतया, और थोड़ा सा डूबे तो क्या बोलेंगे बताइए, अंशतः। तो वही बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतया या अंशतः डुबोया जाता है तब वस्तु के भार में कमी आती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। अब आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक प्रैक्टिकल क्या है, अर्थात एक क्रियाकलाप करते हैं, है ना। एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई आपके पास पात्र है, ठीक है, पात्र मान लीजिए, पात्र माने बर्तन होता है। मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा सा टब है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बहुत बड़ा सा टब है। टब तो आप जान ही रहे होंगे। इस टब में पानी भर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस टब में भरते हैं पानी। तो मैं वाइट कलर से कुछ दिखा देता हूँ, हालांकि पानी का कोई रंग होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है।
जो जल होता है वो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। ना तो कोई स्वाद होता है जल का, और ना ही उसका कोई रंग होता है, और ना ही उसमें कोई गंध होती है। तो ये हमने पानी भर दिया। अब आइए इस चीज़ को और समझते हैं कि इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वस्तु ले रहे हैं। वस्तु का मतलब पिंड है ना, फिजिक्स में वस्तु को हम क्या कहते हैं, पिंड। और आप देखेंगे कि ये टब है, इस टब में आपने पानी भर दिया है, और यहाँ पर क्या है, कोई पिंड आप ले लेते हैं, और पिंड को आप क्या करेंगे, बाहर। ठीक है, अभी पिंड बाहर जब है तो उसको अपने हाथों में लेकर के आप देखेंगे तो पिंड जो है वो थोड़ा सा आपको भारी नजर आएगा। क्या नजर आएगा बताइए, भारी, अर्थात पिंड का कुछ ना कुछ भार होगा। और जैसे ही उस पिंड को बच्चों हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, जैसे इस पिंड को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, और पानी के अंदर जब डाल के उस पिंड को आप हाथ लगा करके देखेंगे। अब पानी के अंदर आपने डाल दिया है, अब क्या कर रहे हैं, आप हाथ लगा करके इस तरीके से चेक कर रहे हैं, इस पिंड को हाथ लगा करके देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि इस पिंड के भार में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। भार में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने क्या बोला कि ये कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है। अब मान लीजिए पानी के बाहर जो है, मान लेते हैं कि 60, ठीक है, 60 ग्राम का है। मान लेते हैं कि पानी के बाहर क्या है, 60 ग्राम का है। और जैसे इस पिंड को आप पानी में डाल देते हैं, और पानी में डाल करके हाथ लगा करके इस पिंड का भार आप मापते हैं, तो आपको लगेगा कि इसकी भार में कमी हो गई। अब ये 60 ग्राम का नहीं, बल्कि आपको ये मान लेते हैं कि कितने का लगेगा, मान लीजिए 40 ग्राम का ही लगेगा। अब ये पिंड कितने ग्राम का लगेगा, 40 ग्राम का ही लगेगा। तो अब इस पिंड में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके भार में कमी हो गई। पहले 60 था, लेकिन हम कितना हो गया बताइए, 40 हो गया। तो पिंड के भार में कितनी कमी आई, तो आप देखेंगे कि पिंड के भार में जो बच्चों कमी आई है वो कितनी आई है, आप ही बता दीजिए। पहले 60 था, अब 40 हो गया, तो कितना कमी आ गई बताइए, 20 ग्राम की कमी आ गई है। 20 ग्राम की कमी आ गई है। तो आखिर ये पिंड हल्का क्यों लगने लगा, पहले तो 60 ग्राम का था, भारी था, लेकिन अब 20 ग्राम कम हो गया, अर्थात थोड़ा सा हल्का हो गया। तो आखिर ये जो कमी आई है इस पिंड के भार में, ठीक है, इस पिंड के भार में जो कमी आई है, ठीक है, जो अभी ये हल्का हो गया है, आखिर ये क्यों हुआ है, इसको समझना है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है। अब देखिए मैंने क्या किया था, इस पिंड को पूरी तरीके से डुबो दिया था, तो इसको हम कहते हैं पूर्णतः डुबोने पर। ठीक है, अब देखिए आपको ये शब्द यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था, देखिए लिखा था पूर्णतः डुबोने पर। अब एक है अंशतः डुबोने पर। तो अंशतः डुबोने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अंशतः डुबोने का मतलब ये है बच्चों कि पूरी तरीके से ना डुबाएंगे, आधा ही डुबाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये वस्तु है आधा ही डूबी हुई है। ठीक है, देखिए आधा यहाँ से ऊपर का क्या है, नहीं डूबा है, लेकिन नीचे का भाग क्या है, डूबा है। तब भी आप देखेंगे कि नीचे का इतना भाग इसका डूबा हुआ पानी के अंदर, ये इतना भाग डूबा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसके भार में क्या होगी, कमी नजर आएगी। आपको इसके भार में कमी नजर आएगी। तीर नीचे कर दे रहा हूँ, तीर नीचे होने का मतलब कमी नजर आना, मतलब इसके भार में कमी नजर आएगी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी पिंड को डुबोते हैं, चाहे उसको अंशतः डुबोएं मतलब थोड़ा सा डुबोएं, चाहे उसको पूरी तरीके से डुबो दें, तो उसके भार में कमी हो जाती है। जबकि उसको हम बाहर निकालते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है, अर्थात बाहर जो है वो ज़्यादा भार की होती है, लेकिन अंदर जाने पर उसका भार कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो इस बात को ही आर्किमिडीज ने बताया था। और उसने क्या कहा था आर्किमिडीज ने, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल होता क्या है कि हम किसी वस्तु को जब उस पानी के अंदर डालते हैं, तो जब पानी के अंदर डालते हैं तो वस्तु क्या करती है, वस्तु क्या करती है, अपने ही बराबर, ठीक है, अपने ही बराबर अपने ही बराबर क्या करती है, जल को हटा देती है। ठीक है, जल को हटा देती है। ठीक है, अपने ही बराबर क्या करेगी, जल को हटा देगी। मतलब ये क्या करती है कि जितना इस पिंड का क्या होगा, भार होगा ना, ठीक है, या जितना इस पिंड का द्रव्यमान होगा वो क्या करेगी, अपने ही बराबर जल को हटा देगी। और जल को हटा देने की वजह से ही क्या होता है, कि उसके पिंड के भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यही क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इन्होंने बताया कि कोई पिंड ले लेते हैं और उसको हम बाहर देखेंगे हाथ पे रख करके तो भारी नजर आएगा, लेकिन जल में डालेंगे तो उसके भार में कुछ कमी नजर आएगी। अब उसको पूरी तरीके डुबोएंगे तब भी भार में कमी नजर आएगी, आधा डुबोएंगे तब भी भार में कमी नजर आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो आर्किमिडीज ने इस बात को बताया कि जो पिंड है वो अपने ही बराबर क्या करता है, अपने भार के बराबर ही क्या करता है, जल को हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भार में कमी आ जाती है। अब देखिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। आपने तो ये देखा होगा ना, आप अपने घर पर ये प्रैक्टिकल आज करके देखिएगा। ठीक है, आप गिलास लीजिएगा और गिलास में पूरा एक गिलास पानी भरिएगा, और पूरा गिलास पानी भर के आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डालिएगा। आप क्या देखेंगे कि पूरा एक गिलास पानी भरा हुआ है, गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है, और जब उसमें आप पत्थर का टुकड़ा डालेंगे ना तो वो पानी कुछ बाहर निकल जाएगा, पानी कुछ बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो ये वही हो रहा है कि जो पानी बाहर की तरफ गिरेगा ना, वो कितना गिरेगा, उस पत्थर के टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसके द्रव्यमान के बराबर क्या होगा, पानी बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जैसे ही आप पत्थर को अंदर डालेंगे तो पत्थर क्या करता है, अपने भार के बराबर या अपने द्रव्यमान के बराबर क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, पानी को विस्थापित कर देता है, पानी को हटा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके भार में क्या होने लगती है, पिंड के भार में कमी आने लगती है। तो ये किसका सिद्धांत है, तो यही बच्चों है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत में ये हमको पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा कि जो जहाज होता है, समझिएगा, ठीक है, जो जहाज होता है, ठीक है, वो क्या, जहाज को ले लीजिए या नाव को ले लीजिए, है ना, ये पानी पर क्या करती है, तैरती रहती है।
ठीक है, तैरती रहती है। जबकि हम देख लें क्या देख लें, हम देख लें अगर उसको क्या बोलते हैं, किसी ईंटे के टुकड़े को, है ना, किसी ईंट के टुकड़े को देख लें या किसी पत्थर के टुकड़े को देख लें, ठीक है, तो उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो तैरता नहीं बल्कि क्या है बताइए, डूब जाता है, डूब जाता है ना, वो डूब जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है समझिएगा। तो अब आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, तैरने के लिए क्या होता है, तैरने के लिए एक प्रकार के बल की ज़रूरत होती है। तैरने के लिए एक प्रकार के बल की ज़रूरत होती है, और वो जो बल होता है उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावकता बल, ठीक है, या उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैं आपको समझा रहा था कि किसकी ज़रूरत होती है बताइए, उत्प्लावन बल की ज़रूरत होती है। तो हमको क्या चाहिए, एक प्रकार का उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावन, ऐसे ही लिखा आपके बुक में, ओ आधा ता आधा पा, ठीक है, उत्प्लावन बल की ज़रूरत होती है। तो ये उत्प्लावन बल की वजह से ही क्या करती है, कोई वस्तु तैरती है। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अब समझना क्या है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये जल है ना, ये जल है, इस तरीके से समझिएगा, ये जल है और बना देता हूँ मैं इस तरीके से नाव कोई। चलिए नाव मान लेते हैं, या कोई बहुत बड़ी सी जहाज़ मान लेते हैं, या कोई बहुत बड़ी सी जहाज़ है, ऐसा कुछ मान के चलते हैं, ठीक है, कि जहाज़ है, इस तरीके से जहाज़ है। तो इस जहाज़ को हम क्या देखते हैं कि पानी के ऊपर क्या कर रही है बताइए, तैर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है। तो क्यों तैरती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दरअसल अभी आपने क्या पढ़ा है, कि जो जहाज़ है वो क्या करता है, कुछ पानी को हटाएगा, कुछ पानी को क्या करेगा, हटाएगा। अब जो पानी हटाया गया है ना, जो पानी हटाया गया है वो एक प्रकार का क्या करता है, बल लगाता है, ठीक है, जो पानी हटाया गया है वो एक प्रकार का क्या करता है, बल लगाता है। और यह जो बल होना चाहिए ये अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए बताइए, उत्प्लावन बल से। अगर यह वाला बल जो है वो उत्प्लावन बल से अधिक है तब तो वो पिंड जो है वो तैरेगा, लेकिन अगर ये वाला बल जो है वो अगर कम हो गया उत्प्लावन बल से तो पिंड क्या हो जाएगा बताइए, डूब जाएगा। तो हमने आपको क्या समझाया, हमने समझाया कि जो जहाज़ होती है, जो नाव होती है वो तैरती रहती है, जबकि ईंटा पत्थर क्या होता है, डूब जाता है। तो मैंने क्या समझाया इसके बारे में कि होता क्या है कि तैरने के लिए एक प्रकार के बल की ज़रूरत होती है, और उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल मिलता कैसे है, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या समझाया कि पानी है, पानी के ऊपर ये जहाज़ है मान लीजिए, या नाव है, तो ये जहाज़ नाव क्या करेगी, कुछ पानी को हटाएगी, और वो जो पानी हटेगा ना वो क्या करेगा, एक प्रकार का बल लगाएगा, और वो जो पानी हटेगा वो एक प्रकार का बल लगाएगा, और वह लगने वाला जो बल होता है अगर ज़्यादा हो गया किससे, उत्प्लावन बल से, तब तो वो पिंड अर्थात वो जहाज़ या नाव तैरेगी। लेकिन वो जो बल है वो बल अगर कम हो गया तो वो क्या होगा, जहाज़ बताइए डूब जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं एक अगले टॉपिक में जिसका नाम है आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि आप किसी बुक में वो टॉपिक पढ़ना है। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आपेक्षिक घनत्व, इसी को पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं आपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। अब चलिए इसका जो है हम लोग थोड़ा सा फार्मूला लिख लेते हैं फटाक से कि इसका फार्मूला क्या है आपेक्षिक घनत्व का, ठीक है। चलिए देखिए, आपेक्षिक घनत्व का जो फार्मूला है बच्चों, वो फार्मूला है, फार्मूला का मतलब जो इसकी परिभाषा है वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और, लिखे देता हूँ मैं, आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। मैंने क्या समझाया, देखिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है बोल रहा है किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला तो याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। क्या इसका फार्मूला है बताइए, इसका फार्मूला है कि आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब आपेक्षिक घनत्व का सूत्र आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या आएगा, अपेक्षिक घनत्व बराबर आएगा पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व कितने डिग्री पर बताइए, 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो ये हो गया इसका सूत्र आपेक्षिक घनत्व का। और याद रखना है आपको कि आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक है वो मात्रक
कुछ भी नहीं है, मतलब आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो कोई मात्रक उत्रक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों समझ लिया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आपेक्षिक घनत्व क्या है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।